नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सबसे चंबल के उन कहे अनकहे किस्सों के साथ, जिनको बताना मुझे भी अच्छा लगता है और जो लोग सुन रहे हैं भले ही उनकी संख्या कितनी भी हो उनको भी बेहतर लगा होगा, क्योंकि मैं आपको इतिहास के उन पन्नों से विद रेफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर चंबल किस तरह से एक दौर से गुजरा है। इतिहास का वो दौर जो शायद अब मुझे नहीं लगता कि कभी लौटेगा, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं और इसी के साथ वो डाकू भी अब दूसरे अंदाज में आपके सामने आते हैं। खैर, अभी तक हमने बहुत सारे डाकुओं पर बात की जिनके बारे में आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन आज जिस डाकू के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम कम से कम हिंदुस्तान में तो हर वो बच्चा जानता है जो फिल्म देखता है। आज हम बात करेंगे गब्बर सिंह या गबरा। जी हाँ, बॉलीवुड का वो हीरो, वो जिसको विलन मैं कहूँगा, हालांकि बॉलीवुड का वो हीरो भी था, क्योंकि पूरी फिल्म अगर शोले की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को था तो उस गब्बर का था, जिसका याद होगा 50-50 कोस तक जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आपने शोले के इस डायलॉग को ज़रूर सुना होगा। सिनेमा के पर्दे पे आज भी गब्बर की हंसी किसी भी इंसान का दिल दहला देती है। शोले का गब्बर हिंदी फिल्मों में खौफ और आतंक का नाम बन गया था। ऐसा खलनायक जिसका किरदार जो है हिंदुस्तान के गांव-गांव में एक किस्सा बन गया। लेकिन क्या आपको कभी ये लगा कि जो फिल्मी खौफ आपको दिखा गब्बर का, जो आपने फिल्म के पर्दे पर महसूस किया, लेकिन ये फिल्मी गब्बर असली गब्बर के खौफ के सामने एक बच्चा था। यूँ तो बहुत सारी कहानियाँ आपको इसके बारे में सुनने को मिलेंगी जब आप गब्बर की असली कहानी जानने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन एक कहानी, जब इस शोले फिल्म में गब्बर का किरदार लिखा जा रहा था तो बार बार डायरेक्टर्स को लग रहा था कि ये कोई एक कमी है जो अभी तक इस सामने वाले दर्शक की रीढ़ में पानी नहीं आ रहा है, वो डर नहीं आ रहा है। तो तब सलीम जावेद को ये सलाह दी गई थी कि कम से कम वो उस गब्बर के बारे में पढ़े। और चूँकि सलीम मध्य प्रदेश के थे, ये आपको याद होगा, मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले, भोपाल के, उनका पूरा परिवार इंदौरी और भोपाल का जो रिश्ता है, उनको ये मालूम था कि आखिर गब्बर का वो दौर क्या था। गब्बर क्योंकि उससे लगभग कुछ ही साल पहले, जब उनका जन्म आसपास के उसी समय का होगा, वो उस समय रहे होंगे जब गब्बर के आतंक की कहानी ख़त्म हुई थी। लिहाजा मध्य प्रदेश की पुलिस फाइलों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उस चंबल के बीहड़ों में गब्बर की आवाज़ जैसे जंगलों से गूंजती हुई आवाज़ और खौफ का एक नाम थी। इसलिए नहीं क्योंकि डकैतियाँ तमाम डाकुओं ने डाले, कत्ल सब डाकुओं ने किए, लेकिन इतना खौफ इसका क्यों था, इस पर आज बातचीत करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाला किरदार असली डाकू की सिर्फ कॉपी भर था, और उस कॉपी नहीं जिसकी कहानी जो है हिंदी सिनेमा में शोले भर दी थी, ऐसी फिल्म की कहानी है। फिल्म के ख़त्म होते ही खौफ की निशानियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन असली गब्बर के आतंक के निशान आज भी चंबल के बीहड़ों में बसे हुए गांव में मिल जाते हैं। छिन सनेटा गांव, चूँकि मैं इसकी शुरुआत कहानी की इसलिए कर रहा हूँ, अपने से शुरू करता हूँ ये कहानी, क्योंकि मैंने इस गांव को कैसे महसूस किया था। हालांकि ये गब्बर की जो हिस्ट्री शीट है, ये अब इसको पढ़ पाना चूँकि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये गब्बर की वो ओरिजिनल हिस्ट्री शीट है, जिसमें उसके गैंगस्टर्स, गैंग चार्ट, उसकी लंबाई, उसका कद, वो कितना लंबा था, उसके बालों का रंग किस तरह का था, जो अमूमन लिखा जाता है, उसका पेशा और उसके पूरे परिवार के बारे में कि उसका भाई कौन था, उसके भाई बहन सब के बारे में वो पूरी डिटेल, और किस तरह वो अपराध किया करता था, वो सारी डिटेल्स इसमें हैं। लेकिन आज इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं जब चंबल में गब्बर पर काम कर रहा था, गब्बर में भिंड के गोहद थाने के पास ही, वहाँ से घूमते घूमते मेरे लोगों को मैं जानना चाह रहा था। दरअसल उसकी कहानियाँ तो पता चल रही थी, किस्सा तो पता चल रहा था, लोग बता रहे थे यहाँ ऐसा होता था, यहाँ ऐसा था, और गब्बर का गांव भी मुझे पता चल गया था कि गांव ये है और आपको वहाँ जाना है। तो मैं गब्बर के गांव में घूम रहा था, सब चीज़ें पता कर रहा था, तभी पता चला कि गब्बर एक ऐसा डाकू था जिसका खौफ तो था ही, क्योंकि वो जिस तरह से मारता था, जितना अत्याचार करता था, उसके निशान आपको आज भी मिल जाएंगे। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि भाई वो लोग अब कहाँ होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि गब्बर लोगों की नाक काटता था।
इससे पहले भी मैंने आपको बताया था डोंगर बटरी के उसमें गैंग में, और उस समय पहले वो लोग नाक काट लिया करते थे। लेकिन इस नाक को एक रिचुअल की तरह करने वाला गब्बर चंबल का वो डाकू था जिसके बारे में मिल सकता। तो लिहाजा मैंने किसी मेरे मित्रों के माध्यम से ये पता किया कि मैं किस एक आदमी के परिवार से मैं मिल जाऊं ताकि वो मदद कर सके। चूँकि डांग जो गांव है, गब्बर का गांव भी गब्बर जैसा ही है। अगर आप आज भी जाएंगे डांग में, आप अगर गोहद थाना जाते हैं जो ग्वालियर भिंड के बीच में हाईवे पर है, तो आपको रास्ते में खुद एक लिखा हुआ गांव का नाम दिखाई देगा, डांग। बड़ा गहरे बहुत गहरे खुदे हुए गड्ढे, क्योंकि वहाँ आज भी खनन होता है। वो अवैध खनन है, ज़्यादातर अवैध खनन है। इसीलिए जब आप अगर वहाँ रुक कर कुछ देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है लोग आपके आसपास आ जाएं और आपसे दरियाफ्त करने लगे, और अगर उनको शक हो तो आपके साथ थोड़ा सा बेअदबी भी हो जाए। लेकिन मैं उस डांग में पहुंचा, मैंने लोगों से बातचीत की, फिर मुझे मेरे एक मित्र ने एक परिचय दिया कि आप उन लोगों के से मिलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं पहुंचा, वो चौधरी साहब उन्हीं की बिरादरी के, यानी गुजर गब्बर सिंह गुजर बिरादरी का था, तो उसी के थे, और बड़े ताकतवर और गांव के प्रभुत्वशाली आदमी थे। और उस इलाके में प्रभुत्व का अंदाज़ा इसी से भी लगाया जा सकता है कि वो भी 20 साल रह के आए थे परिवार से, मतलब उनके जो भाई सब लोग, और कई कत्ल में जो ज़मीन को लेकर हुए कत्ल थे, लेकिन वो बाकी उनका कोई व्यक्ति नहीं। आपस की लड़ाई में 4-5 कत्ल के बाद उनको सज़ा हुई थी, और वो 17-18 साल बाद बाहर आए थे, और काफ़ी बड़े किसान थे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, उन्होंने कहा भाई पत्रकार साहब आए हैं दिल्ली से, बताइए क्या मदद चाहिए, क्योंकि मैंने जो उनको नाम भी बताया था वो उनको बहुत परिचित थे। तो लिहाजा मैंने कहा कि साहब बाकी तो सब ठीक है, एक तो गबरा का घर देखना है। उन्होंने कहा तो हाल दिखाए देते हैं। हमने कहा कि एक हमको कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी नाक गब्बर ने काटी हो। अब ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि 1956 में गब्बर सिंह ने अपने 56, 57, 58 तक जो गब्बर सिंह ने उस इलाके में नाक काटी, तबाही की, ये लगभग आप उसको देख सकते हैं लगभग 50 साल, यानी 50 और 20 70 साल अगर 56 से भी लगा लेते तो आप लगभग 50-55 सालों का एक आदमी, 60 साल तक वो आदमी, कोई आदमी वहाँ हो जो उस दंश को झेलते हुए हो और आपको ढूंढे। तो मैंने कहा तो ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो भाई देखते हैं। उन्होंने एक अपने बड़े बुजुर्ग भाई से कहा कि हमको ऐसा आदमी चाहिए, तो उसी अंदाज में उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है आज भी हंसते हुए, मैं तो यही मानूंगा, आप इसको चाहे जैसे माने। उन्होंने कहा कि पत्रकार साहब आप बड़ा मुश्किल काम बोल रहे हैं, इससे अच्छा हो आप बोलो तो हम अभी यहाँ हाल 5 लोगों को बुलाए दें, उनकी नाक कटवा देते हैं, अभी आप उसको दिखा दो अपने कैमरे पे। तो मुझे लगा कि ये शायद मजाक ही है, मुझे आज भी लगता है कि वो मजाक ही होगा। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो उनको देखने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं इनको भेजता हूँ, इनको इलाके में उन तमाम गाँव का पता है जिन जिन गाँव में ये वारदातें हुई थी, जो कि वो थे जब गब्बर उनके सामने था। मतलब वो उनकी उम्र उतनी थी कि गब्बर उनके सामने, उन्होंने गब्बर को बड़े होते हुए देखा और उसके उस आतंक को महसूस किया उस समय, और वो उस एनकाउंटर के भी चश्मदीद थे जिसमें पूरा गैंग खत्म हुआ। ऐसा बहुत कम हुआ चंबल के बीहड़ों में कि पूरा का पूरा गैंग, क्योंकि एक भी आदमी बच के जाता तो उस पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देता जिसने इसकी मुखबिरी की थी। ये भी एक अलग कहानी है, चूँकि आज इसी कहानी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो गब्बर के साथ मैं गब्बर के उन शिकारों को ढूंढने चल दिया जो बचे हुए लोग थे जिनकी नाक गब्बर ने काटी थी। गब्बर ने कई सिपाहियों की भी नाक काटी थी, और मैं आपको जब फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूंगा, चूँकि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा सा ये माहौल ठीक होगा तो मैं इसमें एडिट करके डालने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है आपको मैं बताऊँ भी कि जिन लोगों ने इससे रिलेटेड फ़ोटो देखने हैं वो देख सकते हैं, या एक अलग एपिसोड में मैं उनको फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूंगा। वो उन सिपाहियों के, एक सिपाही तो ग्वालियर में बहुत दिन तक बेचारा ड्यूटी पर रहा है जिसकी नाक कटी हुई थी। खैर, हम लोग घूमते रहे। जून की वो दोपहर 2016-17 में मैं घूम रहा था जून में, अलग अलग जगह, जहाँ भी जिस गांव में जाएं वो पूछे भाई कोई नकटा रहन, ये वो जो वहाँ की भाषा में बात करते थे, और पता चलता था कि वो पिछले साल मर गया, 2-3 साल पहले मर गए। और आखिर में एक तो एक गांव ही उन्होंने दिखाया जो नकटापुरा के नाम से फेमस है, यानी जहाँ इतने नकटे थे कि वो गाँव का नाम ही नकटा हो गया था, चूँकि उन सबकी नाक काट ली गई थी। मैं ये जो नकटा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये भाषा बोलते हैं, मेरा किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की उनके साथ दरिंदगी हुई है उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन जनरली हमारी भाषा में ये शब्द है, तो उनकी नाक काट ली गई थी तो उनको वहाँ नकटा ही बोलते हैं, तो इसीलिए वो नकटापुरा एक गांव है, वहाँ भी पहुँचे वो। आखिर में उन्होंने कहा कि चलिए फिर हम लोग वहाँ चलते हैं
रतनगढ़ वाली माता के दर्शन कर लेते हैं। रतनगढ़ की माता, आपको ये बता दें कि वहाँ तमाम डाकुओं ने घंटे चढ़ाए। हिंदी फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि डाकू घंटा चढ़ाने आएगा, पुलिस उसको रोकेगी और फिर अचानक घंटा चढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे घंटे तमाम डाकू ने, ये राजा मानसिंह से लेके तमाम डाकू जो आज के भी छोटे मोटे डाकू हैं, वो तमाम लोग भी वहाँ घंटा चढ़ाते रहे हैं। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उसका एक अलग ही उपाय निकाला। मुझे लगता है इतिहास के साथ इतना घटिया खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। सरकारों को ये समझ में आना चाहिए कि आखिर उन सब के मायने क्या हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक विशाल घंटा है जो 1 टन का है, यानी 10 क्विंटल का घंटा उन्होंने बनवा दिया, क्योंकि उन्होंने बाकी तमाम घंटे पिघलवा के उनको मध्य प्रदेश सरकार के, यानी उन्होंने इतिहास के उन पन्नों को मिटा के एक कहानी अलग खड़ी कर दी। जबकि आप वो उन सबको एक म्यूज़ियम में या कहीं रखे जा सकते थे, क्योंकि उन पर बाकायदा उन नाम लिखवा के वो चढ़ाते थे। जैसे मैं इसकी भी बात बताऊँगा, हालाँकि इसमें मुझे कुछ चीज़ें मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आए वहाँ, पूरा उन्होंने बताया किस तरह से वहाँ के पुजारियों के पास भी बहुत किस्से हैं आपके पास कि फला डाकू आया था तो फिर कैसे हुआ था, फायरिंग पुलिस ने कहाँ से शुरू की थी, फिर कैसे गांव भागे थे। तमाम चीज़ों के बाद हम लोग उतरते चले गए। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब ने कि चलिए एक गाँव और देख लेते हैं आपके लिए। शाम के 5 बज गए, सुबह 9 बजे से निकले हुए। तो हमने कहा कि चलिए देख लेते हैं। अब आप उस गाँव में गए, उन्होंने उसी तरह गाँव के घुसते पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों से पूछा भाई कुछ है? तो उन्होंने कहा साहब उधर है, दलित बस्ती की तरफ उन्होंने इशारा किया, जो अपनी भाषा में वहाँ बोलते हैं, उसमें जाइए। तो हम लोग वहाँ चले गए और मैं जब चला गया तो मुझे, हालांकि तब तक मेरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि शायद वही होगा, लगा 55 साल 56 साल, कौन किसको याद रहता है। तो मैंने जाके वहाँ जब रखा तो आगे जाके कोई दिखा नहीं, तो एक झोंपड़ी सी दिखाई दी बाहर पीछे की तरफ। एक आंगन में एक आदमी खाट पर डाले हुए नीचे बैठा था। मैंने उसको कहा ए भैया। तो जैसे ही मैंने कहा तो अचानक जैसे ही उसने मुँह उठाया और मेरे मुँह से अचानक बड़ा मैं उसको बहुत शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि अचानक मुझे एकदम खुशी सी लगी, ये क्या है। तो लेकिन वो देखा तो वो वाकई वो शख्स था जिसकी यहाँ से नाक कटी हुई थी। तो वो आदमी हमको मिला जिसका गब्बर ने नाक काटी थी 1966 में। अब मैं उसकी कहानी से आपको ये कहानी शुरू करता हूँ। मैंने बताया इसके बाद भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरे साथ वहाँ अलग अलग जगह हुई थी, लेकिन मैं फिर आगे चलता हूँ। अब आपको हम लोग, लेकिन उस कहानी को खौफ आज इस गांव के बूढ़े कंधे ढो रहे हैं। गब्बर सिंह की कहानी तो 6 दशक पहले ख़त्म हो गई है, लेकिन फीरेलाल 90 साल की उम्र का ये बुजुर्ग अपने आखिरी दिन गिन रहा है। उस शख्स का नाम फीरेलाल था और वो 61 साल पहले का दिन आज भी उसको ऐसे ही याद है जैसे वो कल की बात है। 61 साल तक एक ऐसी ज़िंदगी जीना सिर्फ वही जान सकता है जिसके साथ ऐसा गुजरा हो। ये अकेला फीरेलाल नहीं है, चंबल के दर्जनों गाँव चंबल के गब्बर के आतंक की कहानी को आज भी सीने में छिपाए हुए फिरते हैं। अजनबी ने गब्बर का नाम नहीं लिया कि पुराने घाव रिसने लगते हैं। अगर आप कभी भी गब्बर का नाम लेते हैं तो सामने वाले लोग जो उन गांव के लोग हैं उनका जैसे आपने किसी दबे हुए जख्म को उखाड़ दिया हो, वो पूरी कहानियाँ सुनाने सकते हैं। ये अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये कहानी इसलिए मैंने बताई, लेकिन आपको इस कहानी में शायद नहीं होगा, इससे जान लीजिए जो मैं आपको फिर बहुत सारी किताबों के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ। तो एक किताब के साथ मैं जिक्र करूँगा कि जिसका ओपन ही ऐसे किया गया KF रुस्तम जी ने गब्बर लाल की कहानी को, क्योंकि वो जब उनको प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलना था, उनको प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने जाना था उस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू का जन्मदिन था और उनके साथ 6 साल तक उनके स्टाफ अफसर के तौर पर रहे थे। अब वो मध्य प्रदेश पुलिस में IGP थे, यानी वही पुलिस के महानिदेशक उस वक्त होते थे। तो उन्होंने उनको मिलना था और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रधानमंत्री नेहरू को क्या इनाम दें, मतलब वो गिफ्ट दें। और इसकी मैं शुरुआत कर दूंगा तो वहीं से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसको उनके शब्दों में कि 70th बर्थडे था नेहरू का और ग्रेट एक्लेट ऑन 14 नवंबर 1959। मैं दिल्ली से, मैं वेंडर था कि मुझे जो CSO रहे थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर 6 साल तक, अब मैं मध्य प्रदेश का पुलिस का चीफ हूं, तो मुझे क्या देना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो तभी गब्बर सिंह एंड हिज गैंग हैज़ बीन किल्ड इन ए बोल्ड एनकाउंटर भिंड डिस्ट्रिक्ट प्रीवियस सिंह। पहली शाम में ही गब्बर का एक बोर्ड एनकाउंटर, यानी 13 नवंबर को एक एनकाउंटर में गब्बर का पूरा गैंग खत्म हो चुका था और मैंने ये न्यूज़ उनको सुना दी। यानी प्रधानमंत्री नेहरू को ये खबर KF रुस्तम जी ने सुनाई कि ये मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से उनका गिफ्ट है। एंड ही अपीयर्ड हैप्पी, यानी वो उन्होंने पूछा कि क्या वाकई गब्बर मर गया। ये कहानी प्रधानमंत्री तक गब्बर की वो उस दौर की कहानी थी। 70वें जन्मदिन पर ये दिया गया। लेकिन गब्बर का शौक़ सिर्फ मौत बांटना, बेगुनाह लोगों की नाक काटना था। इलाके में गब्बर से पहले भी डाकू हुए और चंबल में गब्बर के बाद भी डाकुओं का पैदा होना जारी रहा। लेकिन चंबल का सबसे बड़ा खौफ और आतंक सिर्फ
गब्बर के नाम रहा। ऐसा नाम हिंदी फिल्मों में उसका नाम देखने वालों की रीढ़ में पानी ला देता है। चंबल में जब गब्बर की कहानी खत्म हुई तब तक गब्बर खून और लाशों की ऐसी इबारत लिख गया कि उसके मरने के दशकों बाद भी आज लोग उसके नाम से कांप जाते हैं। इस बार हम आपको असली गब्बर की कहानी उसके गांव लेकर चलते हैं। चंबल में बीहड़ों में अगर आप जाएंगे तो भिंड शहर चंबल के डाकों के सारे किस्सों में भिंड बार बार घूम के आता है। इसी का गोहद एक थाना है जिससे आप कुछ किलोमीटर दूर सीधे रास्ते पर चलते जाएंगे तो एक सड़क आपको डांग ले जाएगी। रास्ते में जाने वाला गांव है उबड़ खाबड़, गांव के मिजाज का पता बता देती है। इसी गांव में एक घर जब हम लोग गए तो हम लोग उस घर तक पहुंचे तो वो घर, वहाँ घर के नाम पर कुछ नहीं था, यहाँ तक कि उस जगह पर पत्थर भी नहीं थे। वो एक छोटा सा प्लॉट टुकड़ा हुआ पड़ा था जो कभी गब्बर का घर हुआ करता था। गब्बर का बाकी परिवार अब दूसरी तरफ रहता है, मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह जब मैं मिलने गया तो उसका बड़ा छोटा भाई था गब्बर का, जो अब बुजुर्ग है बहुत, और उस समय उसकी हालत ख़राब थी। वो ऊंचा सुनता था, लेकिन जब मैंने उससे गब्बर का पूछा तो उसने कहा कि साहब वो मर गए हो। यानी उसने कहा कि वो तो मर गया, उसकी कहानी अभी भी, यानी उसको अभी भी ये डर था कि इसके गब्बर की कहानी के ख़त्म होने के लगभग 60 साल बाद भी कोई पुलिस वाला उससे पूछने आ सकता है। यानी इस तरह से वो गब्बर का परिवार गब्बर के नाम से कांपा होगा। गब्बर सिंह के घर में 1956 में गब्बर का जन्म हुआ था। उसी गांव में 1926 में गब्बर का जन्म हुआ था। गब्बर के पिता जो बलबीर सिंह, उसके पास बहुत कम ज़मीन थी, और गांव में अगर आपके पास ज़मीन कम होती है तो आपका रुतबा भी कम हो जाता है। गब्बर का परिवार खेती के अलावा थोड़ी थोड़ी खेती करने के बाद आसपास मजदूरी भी किया करता था। जैसे मैंने बताया वहाँ पत्थरों की खुदाई होती थी, पत्थरों खान, तो गब्बर पत्थर ढोया करता था अपने खाली समय में। जो खेती के बाद थोड़ा बहुत समय बचता था परिवार चलाने के लिए, वो पत्थर ढोया करता था। लेकिन शरीर से बचपन से वो हाई बिल्ड, ताकतवर बिल्ड था, और वो जो है आपस में जाकर खेती के बाद आने के बाद, लौटने के बाद, मजदूरी के बाद शाम को अखाड़ों में जोर आजमाइश भी करता था। और उसके पास अखाड़े में लड़ता था, ताकत बहुत थी, ताकतवर लड़का था, तो वो शाम को शर्त भी लगाया करता था कि अगर आप 2 पत्थर, लेकिन वो अब जब आप उस गांव में जाएंगे तो शायद इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझते कि वो ऊंचाई पर बसा हुआ गांव, वो शर्त लगाकर पत्थरों की पूरी भीड़ अपने कंधे पे लेकर ऊपर से नीचे उतरता था और नीचे से ऊपर चढ़ जाता था। 10-10 पत्थर रख के एक गाड़ी में, जिसमें 2 पत्थर बैल खींचते हैं, वो 5-5 पत्थरों को रख के उस गाड़ी को खींच लेता था। खैर, गांव में खेती किसानी से कोई मतलब नहीं था बड़ा होने वाला। और एक उसके गांव में दरअसल दिक्कत हुई, गांव में परिवार का झगड़ा हुआ, उसके पिता का एक झगड़ा हो गया और उसके पिता को जेल जाना पड़ा। इस पे पंचायत ने जो है उसके गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया। उसके पिताई के खिलाफ एक उनकी ज़मीन उनसे कुछ दिनों के लिए ले ली गई। इसके बाद तो परिवार के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब ऐसे लोगों का रास्ता, चूँकि उस समय इतने ज़्यादा शहरों तक जाने की सुविधाएं नहीं होती थी, लिहाजा उनके लिए चंबल बराबर होता था, शहर दूर होते थे, लिहाजा गब्बर ने एक रास्ता चुनना शुरू किया। चूँकि गब्बर ने गांव में रहने वाले रखीश्वर हुआ करते हैं जिनसे उनके परिवार का झगड़ा हुआ था, सबसे पहले उसने कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल करने से पहले भी गब्बर के बारे में उसके परिवार वाले ही बताते हैं कि जब वो एक बार एक रिश्तेदारों के यहाँ गया, उसके कुछ रिश्तेदार जो चंबल में डाकुओं के साथ रहते थे या डाकू का परिवार था, उन लोगों की इज्जत वहाँ आसपास बहुत दिख रही थी। लोग उनको सम्मान दे रहे थे, लोग उनको बड़े उससे बात कर रहे थे। तो ऐसे में लगा गब्बर को कि शायद यही रास्ता है जिससे लोग मुझे भी सम्मान देंगे। और जब गांव आया तो गांव में उसके पिता की दुश्मनी हो गई थी, तो सबसे पहले उसने रखीश्वरों का कत्ल किया। वो घर आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ उस बाहर, गांव के बाहर घुसते ही एक बड़ा वीरान सा घर पड़ा था, पूरा बड़ा घर था, बड़ी हवेली थी। अब उस पर ना छत है ना कुछ है, तो शायद वही उनके परिवार वालों का, उसने मुझे बताया गया कि यही रखीश्वरों का वो परिवार था जो वहाँ से चला गया। यानी वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन वो खंडर आज भी वहाँ पड़े हुए हैं, जो ये बताते हैं कि गब्बर ने जब कत्ल किया था उसके बाद उस पूरे गाँव से, क्योंकि जैसे जैसे गब्बर का तेज बढ़ने लगा था वैसे वैसे वहाँ से उसके परिवार वाले रखीश्वरों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया था और वो धीरे धीरे वहाँ से उस गांव से निकल गए थे। अब गब्बर के पिता रघुबीर सिंह को सज़ा हो गई थी, गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया। अब उसने चंबल में छोटी सी बात पे रखीश्वरों के परिवार को गोलियों से भून दिया और सीधा जा पहुंचा चंबल में। पहली बार में 2 लोगों को मौत के घाट उतारने की खबर इसके गब्बर के चंबल में कदम रखने से पहले पहुंच चुकी थी। और चंबल में कहावत है कि जब कोई नया रंगरूट आपके गैंग में शामिल होने आ रहा है तो या तो वो पहले डकैती डाले या फिर कत्ल करे, उससे उसके मुखबिर होने की
संभावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका अपराध हो चुका। लिहाजा जब ये पहुंचा तो कल्याण गुर्जर का गैंग उस समय बड़ा गैंग था। और चूँकि चंबल में इन तमाम बातों में एक बात आपको और भी जो है, जो आपने शायद अभी नहीं सुनी होगी, वो ये है कि जाति बहुत मायने रखती है। जो जिस जाति का गैंग होता है, पहली प्राथमिकता किसी भी जो चंबल में कूदता है डाकू बनने के लिए, अपनी जाति के गैंग में जाने की होती है, क्योंकि उसके बाद उसको उस जाति के गांव में शरण मिलना आसान हो जाता है। उस जगह की नेतागिरी, उस जगह पुलिस वाले, उन तमाम लोगों से उसके रिश्ते बनाने की वो कोशिश करता है, और बहुत बार वो रिश्ते उनको फ़ायदा पहुंचाते रहे। चंबल की कहानियाँ आप देखेंगे, इतिहास को अगर आप देखेंगे तो वो कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी जो उस तरह के फ़ायदे पहुँचाती रही हैं। लिहाजा गब्बर के कल्याण सिंह गुर्जर के गैंग में एंट्री मिल गई, और उसके बाद गब्बर अपना खौफ पैदा करने के लिए, अपने नाम दिखाने के लिए लूट, डकैती, अपहरण और कत्ल की झड़ी लगा दिया। और चंबल में कूदने कुछ दिनों बाद चंबल के गब्बर का नाम खौफ चंबल में चढ़ने लगा। मध्य प्रदेश के पुलिस के रिकॉर्ड में गब्बर का नाम लगभग रोज़ आने लगा। एक के बाद एक वारदात की कहानी चंबल में थाने दर थाने चलने लगी, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा शहर, और इस तरह चंबल का गैंग जो है रातों रात, इसका गब्बर का गैंग लगातार चंबल में गूंजता रहता था, घूमता रहता था। कल्याण सिंह गुर्जर को भी लगता था कि ये लड़का बहुत तेज़ चल रहा है, लेकिन उसके गैंग को उससे फ़ायदा हो रहा था, लिहाजा वो उसको देखता रहा। अब गब्बर एक और चंबल के उन डकैतों में था जिनको मजबूरियों ने नहीं, जिसको गब्बर के पीछे मजबूरी अभी भी लोग कम मानते हैं, जो वहाँ के लोग हैं। उनका कहना है कि वो मर्जी से बना, क्योंकि उसके बाकी भाइयों ने ऊंची खेती में फिर रहकर वहीं से अपना काम करके, और जो भी थोड़ा मोटा जो उन्होंने अपना काम चलाया, आज भी उनका घर बेहद छोटा सा घर है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, और बाहर मतलब गाँव के बिल्कुल बाहर की तरफ आज भी उनका घर है, जो गाँव से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। मतलब लगता नहीं कि गाँव में बहुत उनको माना जाता होगा, लेकिन वो अपनी इच्छा से डकैत बना था। नाम मात्र की दुश्मनी के बाद दुश्मनों के साथ मौत का खेल खेलने लगा। फिर गांव के दूसरे लोगों पर भी उसकी बंदूकें गरजने लगी। और इसमें गब्बर को किसी का इससे मतलब नहीं होता था कि वो जो कोई आदमी लूट में विरोध कर रहा नहीं कर रहा, उसको कत्ल करने में मज़ा आने लगा, और उसके बाद वो इस खेल में महारत हासिल करना चाहता था। अच्छा, बात बेबात पर कत्ल करने की बात से गब्बर के उस गैंग में लोग उससे नाराज़ रहने लगे। हालत ये हुई कि बार बार कल्याण सिंह गुर्जर से उसकी शिकायत की जाने लगी कि भाई ये जो है बिना बात के कत्ल कर रहा है, चूँकि उस सब का असर गैंग पर भी पड़ता है। डर ज़रूर होता है, लेकिन उससे उनको रिहाइश, मदद मिलना और जो उनको सुविधाएं मिल सकती हैं गांव में, जो मुखबरी मिल सकती है, उस सब पर नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा कुछ दिन बाद इस गैंग में बात बढ़ी और 6-7 साथियों के साथ गब्बर ने अपना गैंग अलग बना लिया, उस गैंग से अलग हो गया। लूट के जो पैसे हासिल हुए थे उससे हथियार खरीदे, और अपने आप को गब्बर ने अब इसके बाद चंबल महाराज कहलाना शुरू कर दिया। गब्बर को महाराज सुनना बहुत पसंद था। चंबल महाराज के नाम से जब भी वो डकैती डालता था तो वो पूरे गांव में गैंग पीड़ित, अपने गैंग जिन लोगों के यहाँ लूट करता था उन लोगों से पीड़ितों से नारे लगवाता था, चंबल महाराज की जय। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर, इटावा और आसपास के इलाकों में वारदात शुरू करने लगी। गैंग बढ़ने लगा। गैंग जितना बढ़ता गया उतना ही गब्बर के आतंक की कहानी भी उन इलाकों में बढ़ने लगी। चंबल में 50 का दशक बड़े गैंग का दशक था, जैसा अभी आप समझ चुके हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं घटनाओं सहित डेट वाइज आपको बता रहा हूँ कि मान सिंह भी उस समय जिंदा थे, लाखन सिंह, सुल्तान सिंह, नगरा का ये रूपा पंडित, तमाम गैंग वहाँ, कल्याण, शंकर गुजर, ये तमाम लोग वहाँ थे। कैलाश, छविराम माफ़ कीजिए, बाद में छविराम नहीं, ये देवीलाल शिकारी, अमृतलाल किरार, पुतली बाई, तमाम लोग उस समय तक पूरा आतंक काट रहे थे। और पूरी मध्य प्रदेश पुलिस, जो नया बना हुआ राज्य था, उससे पहले जो दूसरे राज्य थे मध्य प्रांत, वो पूरी पुलिस उनकी यहाँ लगी रहती थी और वो कोशिश कर रही थी डाकुओं के इस जो उस पर आतंक पर वो रोक सके, लेकिन वो रुक पाने में नाकाम हो रहा था। अब गब्बर ने उन तमाम के बीच में अपने आप को अलग करना चाहते थे। ऐसे में गब्बर, जिसको गबरा कहा जाने लगा, पुलिस ने गब्बर ने अपने गैंग को एक मशीन में तब्दील कर दिया, मौत और लूट की मशीन। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अक्टूबर 1956 से दिसंबर 1956, 3 महीने में एक के बाद एक कत्ल, डकैती की लगभग कई दर्जन वारदातें उसने 3 महीने के अंदर कर दी। चूँकि अमूमन एक गैंग कुछ दिन के बाद शांत हो जाता था, बड़ी डकैती, लेकिन ये लगातार रूटीनली करता था और इसने पुलिस रिकॉर्ड भर दिए गए। और ये रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया, ये भरा हुआ रिकॉर्ड उसके गैंग का है, जो हर रोज़ एक कत्ल करना या डाकू डालना
संभालना, इस सब में लगा रहता था। कत्ल के मामले थानों में गब्बर ने दर्जनों कत्ल, डकैतियाँ, अपहरण, लूट की वारदातों को अंजाम दिया। तीनों राज्यों की पुलिस उसके पीछे लग चुकी। पुलिस के ऊपर इस नए लेकिन खतरनाक गैंग को ख़त्म करने का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन गब्बर पुलिस से बेखौफ था। पुलिस रिकॉर्ड भी कहते हैं कि उस समय उसके साथ कई सारी मुठभेड़ें हुई, लेकिन उन मुठभेड़ों में गब्बर न केवल बच निकला बल्कि पुलिस वालों को अपने सिपाही खोने पड़े। कहीं उसके एनकाउंटर जब भी हुए गब्बर का रतबा बढ़ जाता था, क्योंकि कई सिपाही घायल होते थे पुलिस के जवान, या उनकी मौत हो जाती थी। गब्बर का हौसला भी बढ़ता जा रहा था, जैसा कि अमूमन तमाम लोग किया करते हैं। जो मैंने आपको बताया, चंबल के डकैत देवी की पूजा किया करते थे। इस दूसरे डकैत की तरह चंबल में ये भी अंधविश्वासी था। चंबल के घने जंगलों में रतनगढ़ मंदिर में वो हफ्तों रहा करता था, पूजा किया करता था। इस मंदिर तक पहुंचने में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। अभी एक रास्ता है जहाँ से आप आते जाते हैं, बीच में याद होगा आपको एक पुल पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत लोग मारे गए थे भक्त। वो लगभग 2014 या 15 का मंदिर में जो 70-75 लोग मारे गए थे, वो उसी मंदिर की घटना थी। तो वहाँ उसमें वही रास्ता था और उस पर नज़र रखते थे डाकू, तो लिहाजा जब तक पुलिस पहुँचती थी वो घने जंगलों के बीच में वहाँ से गायब हुआ करते थे। अब वो जो है चंबल में वो शीतला माता का एक और मंदिर है जहाँ उसने घोषणा की कि वो नगाड़े चढ़ाने जाएगा। इस पर एक और बड़ी घटना है जो मुझे याद है। मैं खुद वहाँ पहुँचा था उस मंदिर में। मैं फिर उस घटना का और जिक्र कर दूं, क्योंकि इतिहास की इन कहानियों के अलावा मेरा खुद का जो वहाँ का राब्ता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं आखिरकार उस मंदिर तक पहुंच गया जहां ये कहा गया कि यहाँ नगाड़े चढ़े थे। और मैंने जब वहाँ जाकर मंदिर के पुजारी को देखने की कोशिश की, मुझे वही वो ले गए थे, वो बुजुर्गवार चौधरी साहब, चूँकि उन्होंने कहा चलिए वो मंदिर भी दिखा देते हैं जहाँ उसने नगाड़े चढ़ाए थे। और वो बड़े ज़ोर शोर के साथ, उस समय लगभग 5000 के लोग कहते हैं कि पुलिस वाले तमाम लोग वहाँ लगे हुए थे, लेकिन गब्बर अपने गैंग के साथ इतनी फायरिंग करता हुआ आया, पूरे इलाकों में लोगों को लगातार वहाँ से जब चला, दिन दहाड़े उसके साथ वो आया था। मैं इसमें किस्से में भी बताऊंगा, लेकिन अपना किस्सा बता देता हूं कि जब मैं मंदिर के अंदर पहुंचा तो मैंने उससे पुजारी से पूछा कि साहब वो कहाँ है वो नगाड़े, तो उसने कहा आपने देखा नहीं है। तो मैंने कहा कि हाँ कहाँ है, तो देखा कि उसमें जो है वो जो नगाड़े थे उनके ऊपर का वो जो चमड़ी होती है वो तो थी नहीं, वो तो उलट गई। और मंदिर वाले पुजारी को इसका ये कोई ख्याल नहीं रहा कि इसका कोई मतलब लोगों के लिए हो सकता है, मतलब जो एक रिकॉर्ड के तौर पर मैं कह रहा हूँ। और उसमें वो पुताई करा रहे थे उसमें उन नगाड़ों के अंदर, जिन पर मैंने क्लोजली फिर पढ़ा और उसको शूट भी किया, जिस पर लिखा हुआ था दस्यु सम्राट गुर्जर महाराज चंबल महाराज गब्बर सिंह ने ये नगाड़े माँ शीतला को भेंट किए। ये उस पर गुदा हुआ था उन दोनों नगाड़ों पर, और उनमें वो पुताई, उस पर कली घुलवा के पुताई कराई जा रही थी। मैंने उनको कहा खैर इसको रखवा दीजिए इतिहास के। जब मैं चलने लगा तो पुजारी ने फिर एक और चीज़ कही, जो मंदिर में एक बहुत ही खूबसूरत अंदर की तरफ बड़ी पीतल के दियों की एक पूरी बड़ी सी एक पूरा बड़ा एक कहें कि उसमें शायद 100 या 101 दिए जल सकते हैं, उस तरह की एक पीतल की बड़ी माला की तरह थी, उस मंदिर के बीच में वो टंगी हुई थी। और उस पर उन्होंने कहा साहब इसको भी पढ़ लीजिए। और जब मैंने जाकर उस पर देखा, उस पर लिखा हुआ था दस्यु सुंदरी बैंडेड, हाँ दस्यु सुंदरी उस पर लिखा हुआ था पुतली बाई की तरफ से। तो यानी मंदिरों में आपको अभी भी वहाँ उस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। खैर उन्होंने वारदात, पूरा गैंग पूरे दिन फायरिंग करता हुआ दिन दहाड़े शीतला माँ के मंदिर पर चढ़ा, मंदिर पर घंटा चढ़ाने का गया, और जब तक पुलिस की पूरी कुमिक वहाँ तक पहुँचती तब तक गब्बर वहाँ से फुर हो गया। मंदिर में वो नगाड़े आज भी रखे हैं कि गब्बर का हौसला खौफ कितनी ऊंचाई तक पड़ा था। और मंदिर में चमकती हुई पीतल के दिए की झालर मैंने आपको बताई, महिला डकैत पुतली बाई ने चढ़ाई थी। अब गब्बर इस के बाद कोई छोटा मोटा डकैत नहीं रह गया था। चंबल में पुलिस ने अपने सारे ऑपरेशन सबसे पहले उसी के खिलाफ कर दिए थे, क्योंकि अब उसकी हवस जो है ख़त्म नहीं हो रही थी। वो किसी भी गांव में पहुंचता था सबसे पहले फायरिंग करते ही, और आधा गांव खाली हो जाता था। लेकिन उसने फिर उसी समय ये ऐलान किया कि अब वो मुखबिरों को उनका अंग काटकर सजा देगा। चंबल में गब्बर को ढूंढती पुलिस एक के बाद एक अपने, उसको शक था कि गांव के लोग मुखबरी करते हैं। और इससे एक दिन उसने तय किया, ये छिन सनेटा गांव जहां की मैंने उन बुजुर्ग फीरे लाल की कहानी सुनाई, वो इसी गांव में पहुंचा, दिन दहाड़े जा पहुंचा। गांव के एक चौकीदार पर उसको शक था कि उसने पुलिस की मुखबरी की है। गाँव में पहुँच पहले चौकीदार को पकड़ा, फिर उसके साथ एक और आदमी को। और जब वो गाँव के कुएँ पर ला रहा था तो रास्ते में, चूँकि बाकी सब लोग भाग गए थे, ये फीरे लाल उस वक्त 18-19 साल के लड़का हुआ करता था,
हाँ 19 साल का मजदूरी करने के लिए निकल ही रहा था घर से कि उसको उतरते हुए ऊपर से पकड़ लिया, उसके साथ एक और इनको ले जाकर गांव के बीच में रास्ते में बैठे दलितों को पकड़ लिया। भरे गांव के बीच में जो अब घरों में बंद लोग थे, लोगों को गांव शमशान दिखने लगा था। उससे पहले तो लाठियों से पीट कर उन चारों को बुरी तरह मरने हाल कर दिया और उसके बाद उसने चौकीदार से कहा, ला तेरी नाक देखता हूँ कितनी बड़ी, और इसके बाद उसने 4 लोगों की नाक काट दी। नाक काटने के खून बहने की पीड़ा, उसके बाद वो गैंग गोलियां चलाता हुआ चंबल महाराज की जय करता हुआ वहाँ से निकल गया। लोग पीड़ा से बेहोश थे, खून उन चारों लोग, लेकिन किसी को ये डर नहीं था कि किसी को मतलब ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचा दे, क्योंकि गब्बर ने कहा था जो भी इनकी मदद करेगा वापस आकर उन जैसा हाल कर देगा। लिहाजा वो लोग वहाँ पड़े तड़पते रहे कुछ दिन। अगले दिन तक पुलिस कहते हैं कि पुलिस तक सुबह खबर रात तक पहुंची, और अगले दिन जबकि वहाँ से मुश्किल से मुझे लगता, हाँ वो अंदर गांव का अंदर है, और जब पुलिस सुबह पहुंची तो उन लेकर हॉस्पिटल लेके गई। और फेरेलाल आज जिंदा है, मतलब अभी का मुझे मालूम नहीं है, लगभग जब मैं 3-4 साल पहले की आपको बताया था। लेकिन उसकी नाक पुलिस सरकार ने लगाई, लेकिन उस वक्त कैसी नाक लगेगी आपको, वो नाक अलग दिखाई देती है। आप देखते ही समझ जाते हैं कि इस हिस्से पर वो किस तरह से अलग नाक लगाए। एक गांव में 4 लोगों की नाक काटने की घटना पूरे इलाके को दहला दिया। पहले ऐसी घटना कभी कभी चंबल में सुनी गई थी, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन पुलिस के लिए अब ये मुसीबत है और इससे गब्बर सिंह की वहशत भी जाग गई है। वो छोटी सी घटना पर भी गांव वालों को सबक सिखाने का बेहतर तरीका भी मान लेता था। किसी पे भी नाराज़ होता था तो गाँव को सबक सिखाता था। गब्बर के शिकार, अब चूँकि गब्बर के बहुत सारे लोगों का मैंने उस समय इंटरव्यू लिया था, लिहाजा उसी तरह से कहानी लिखी थी कि गब्बर के शिकारों से आप वो कहानियाँ सुन सकते हैं। वो कहानियाँ सुना रहे थे। उनमें से एक आदमी, जब मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगा था कि किस तरह से उसको भाई को मार दिया गया था। उसने पूरी कहानियाँ, तो कई बार लगता है कि वो पूरे गांव के गांव भाग गए थे। और एक गांव का कालिया रामगढ़ के लोगों का नाम शोले का आपको याद होगा कि गांव वाले क्या है, एक गांव तक मैं गया था, उस गांव का नाम मुझे अभी याद नहीं है, कि सिर्फ थोड़ा सा अनाज, आपको याद होगा वो डायलॉग कहाँ से आया था, जब गब्बर का आदमी कालिया रामगढ़ के लोगों से कहता है, गब्बर आपसे क्या चाहता है, सिर्फ थोड़ा सा अनाज और क्या। इस गांव के लोग, मतलब जिस मैं गांव में गया था, खाने से ज़्यादा वो आज भी खौफ है कि ये उस सीन असली ज़िंदगी में किस तरह जिया गया था। गल्ला ना देने पे उसने नाक काट लिया। उस गांव ने सालों तक वो कहर भुगता था। उस गांव के लोगों ने बताया कि वो गल्ला नहीं दे पाए तो उसमें से आके उसने जो मुख्य मुखिया था उसकी नाक काट ली, पूरे गांव पर जुर्माना किया। और उनको चाहिए क्या था, देसी घी चाहिए होता था, दूध, चावल और आटा। गांव में उस वक्त किसी भी, शायद ही कोई घर इतना बड़ा होता था कि 30 आदमियों की गैंग को इसके लिए उनकी मन मर्जी से देसी घी, ये आटा, चावल ये सब दे सके। तो लिहाजा वो नहीं दे पाए, तो उनको 1-2 बार देने के बाद गाँव वालों ने मना कर दिया। तो गब्बर सिंह पहुंचा, पहले तो 2 लोगों की गांव के बीचों बीच नाक काट ली, उसके बाद पूरे गांव के लोगों को लाठियों और बंदूकों की बटों से बेहोश होने तक पीटा। गांव वालों को माफ़ी मिली जब उन्होंने सज़ा के बदले जुर्माना देने की बात की। उन्होंने कहा कि वो जुर्माना देंगे, और उस वक्त एक आदमी के एक दिन की मजदूरी सिर्फ 1 आना या 2 आना हुआ करती थी, जो गांव के बाहर सड़क बनाने पर सरकार दिया करती थी। और उनके गांव वालों को 1100 रुपये का जुर्माना दिया। इसके लिए 1 साल तक गांव छोड़ दिया गया। उस गांव के तमाम लोगों ने बाहर आकर 1 साल तक मजदूरी की और वो 1100 रुपये इकट्ठा करके वो पहुंचाए गए। तब 1 से 2 साल तक वीरान पड़े रहे उस गांव में, दोबारा से लोग आकर रहने की। इसी बीच लोग ये भी कहते हैं कि गब्बर की तांत्रिक से मुलाकात हुई थी। उस तांत्रिक ने बताया था गब्बर सिंह को कि अगर वो 116 लोगों की नाक काट के दुर्गा माँ को भेंट करेगा तो फिर पुलिस की गोली उसको छू नहीं पाएगी। और इसके बाद गब्बर का इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया है, KF रुस्तम जी ने अपनी किताब में भी किया है। तो इसके बाद तो लोगों को, गब्बर को एकदम जैसे वहश चढ़ गई, और उसके बाद वो एक के बाद एक साथ एक गांव में उसने जो नकटापुरा है 11 लोगों की नाक काट ली थी। अब वो पूजा पूरी करने में जुट गया। वो वहाँ जाकर शीतला माँ के मंदिर पर उन तमाम नाकों को चढ़ाना चाहता था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसको एक गांव से लोगों को शक हो गया, तो उसने, क्योंकि उसको लगा कि इस गैंग की मूवमेंट की खबर पुलिस को दी है। बस इतना था कि वो गांव में एक दिन पहुंच गया और 21 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके, जब वो लोग डर से कांप रहे थे, इससे पहले कि वो कुछ समझे, 21 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रंग से भून दिया गया। यानी 21 लोगों की एक साथ मौत हो गई। इस पर विपक्षी दलों ने, आतंक बढ़ गया था। प्रदेश की राजनीति 21 लोगों की मौत से गर्मा गई। 1957 में लगभग विपक्षी दलों ने गब्बर के
शिकार जो नाक कटे हुए लोग थे तमाम लोगों को लेकर भोपाल विधानसभा के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। सरकार की भी नाक का सवाल बन गया, गांव के बेगुनाह लोगों की नाक बचानी थी क्योंकि उनकी अपनी खुद सरकार की कट रही थी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस इंस्पेक्टर जनरल जो उस समय घाटे थे उनको भिंड में कैंप करने का आदेश दे दिया ताकि इसके गैंग को ख़त्म कर दिया गया। और जिले के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया, जो यंग अधिकारी थे उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि कौन अधिकारी स्वेच्छा से इसके आतंक को ख़त्म करना चाहता है। तो उस समय आरपी मोदी थे, वो डीएसपी, यंग डीएसपी थे राजेंद्र प्रसाद मोदी। तो उसने कहा कि मैं, चूँकि उससे पहले राजेंद्र प्रसाद मोदी वैसे भी चर्चाओं में आ चुके थे क्योंकि यहाँ आने से पहले पुतली बाई का एनकाउंटर पूरे गैंग के साथ हो चुका था, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं इस काम के लिए सरेंडर करता हूँ। और अब वो आरपी मोदी को ये जिम्मेदारी दे दी। वहाँ कैंप कर लिया गया। काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अब जल्दी कर देता हूँ। पुलिस के तमाम प्रयास जो है पानी में मिलते जा रहे थे। कोई भी आदमी वहाँ गब्बर का नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके बारे में खौफ इतना हो गया था, परिवार की नाक कट रही है, लोगों का कत्ल हो रहा है। 2 साल का पूरा वक्त गुजर गया, 57 से लेकर 59 तक आरपी मोदी वहाँ लगा रहा, लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसको गब्बर पर 3 राज्यों का इनाम हो चुका था। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस 50,000 के इनाम का किस तरह से, जो आपने शोले फिल्म में सुना था कि कितना इनाम रखे है सरकार, तो इसमें ये बताएंगे कि इनाम वाली बात भी कहाँ से आई थी। लेकिन चंबल में किसी को इनाम का लालच नहीं, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। तभी एक हादसा हुआ। गोहद थाने में आरपी मोदी बैठे थे, तभी वहाँ सामने घूम-फिरा गांव में एक झोपड़ी से आग की लपटें दिखी। तुरंत पुलिस ने, आग लग गई। मोदी भी मौका वारदात पे पहुंच गए। पुलिस ने आग पे काबू पा लिया, लेकिन पता चला कि 5 साल का एक बच्चा नहीं दिख रहा, शायद वो झोपड़ी में फंस गया। इससे पहले कोई सोचे, मोदी खुद झोपड़ी में घुस गया और उस 5 साल के बच्चे को बाहर निकाल लाए। बच्चा आग में झुलसा हुआ था। मोदी ने अपनी जीप और कुछ पैसे दे के बच्चे के बाप को फ़ौरन अस्पताल भेज दिया। बच्चे के बाप का नाम था रामचरण। गोहद थाने और डांग के गाँव के बीच में बहुत दूरी नहीं है। मैंने आपको कहा कि कई किलोमीटर जाती, मेन रोड पर आपको दिखेगा, लेकिन डांग का गब्बर और गोहद में मध्य प्रदेश पुलिस, दोनों के बीच में इतनी दूरी थी कि गब्बर तक पुलिस की गोली नहीं पहुंच रही थी। ऐसे में झोपड़ी जलने के 25 दिन बाद रामचरण आरपी मोदी के पास गोहद थाने में आ पहुंचा। उन्हें साहब से मिलना है। लोगों ने कहा कि, उसने कहा कि नहीं, साहब से मिलना है, इसका बच्चा बचा था तो शायद मिलना चाहता होगा। उन्होंने मिलवा दिया। ऐसे में उसने आकर एकदम पैर पकड़कर कहा कि साहब मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ। आरपी मोदी चौंक गए कि ये क्या मेरा एहसान चुकाएगा। उन्होंने कहा भाई नहीं, कोई बात नहीं। आप, उसने, नहीं साहब मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ। जब उसने कई बार पैर छोड़े नहीं तो आरपी मोदी ने पूछा कि आखिर आप किस तरीके से एहसान चुकाओगे। तो उसने कहा साहब मैं आपकी वर्दी पर मेडल सजवाना चाहता हूँ। ये बात सुन के वो चौंक गए कि वो मेडल, वो कैसे मेडल। तो मोदी हैरान थे कि वो चाहता क्या है। उसने कहा साहब मैं गब्बर का पता दूंगा, आप उसको मारना। और ये बात सुनकर मोदी को हैरानी हो गई कि रामचरण ने कहा कि पहले आज रात आप सादे वर्दों में मेरे साथ गांव तक चले। हालांकि इस तरह की बहुत घटनाएं हुई कि पुलिस वक्त के मुखबिरों को ले जाकर, मुखबिरों ने कई बार पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया, लेकिन इतने बड़े अधिकारी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा आरपी मोदी ने भी थोड़ा हिम्मत रखी और उसके साथ चले गए। वो पूरी रात में मोदी रामचरण को लेके डांग में गए, रामचरण मोदी को लेके हाईवे, और फिर वहाँ से घूम फिरा का एक तालाब था जो मेन जगह अंदर की तरफ जंगल में था, वहाँ ले गया। भिंड हाईवे से डांग और डांग से घूम फिरा के बीच की वो जगह दिखा दी जहाँ बड़ी वारदात करने के बाद अक्सर गब्बर वहाँ आकर रहता था। मोदी अपने दिमाग में नक्शा बना चुके थे और वो जाल तैयार हो गया, बस शिकार का इंतजार था। गोहद थाने में 13 नवंबर 1959 का दिन था। सूरज अभी सही से निकला नहीं था कि आरपी मोदी को एक और मेहमान ने आके चौंका दिया। मेहमान कोई नहीं, वही रामचरण था। उसने पुलिस वालों के बीच में मोदी को चुपचाप एक इशारे से बता दिया कि पूरा गैंग ठिकाने पर पहुंच गया। मोदी उसको अलग ले गए, उन्होंने डिटेल पूछी। मोदी ने बताया कि रामचरण ने बताया कि पूरा गैंग पहुंच चुका है, लेकिन शर्त एक ही है, आपको पूरा गैंग खत्म करना होगा, क्योंकि चंबल में अगर गैंग का एक आदमी भी बचता तो फिर पूरे परिवार को खत्म करेगा मुखबिरों के। सुबह 10 बजे तक गोहद थाने से 300 हथियारबंद पुलिस वाले वहां पहुंच चुके थे। प्लान बना के 3 तरफ से घेरेबंदी कर दी और चौथी तरफ से सर्च पार्टी को आगे भेजा, यानी 3 तरफ ब्लॉक कर दिए गए और चौथे से पुलिस की सर्च पार्टी को कहा गया कि वो आगे चले। मोदी ने आखिर तक पुलिस को ये नहीं बताया कि आखिर आपको जाना कहाँ, क्योंकि ये लगातार था कि पुलिस के अंदर भी कुछ ना कुछ लोग मुखबिरी करते हैं।
मोदी और 30 आदमी सर्च पार्टी के तौर पर हाईवे की ओर से मौके की तरफ गए। आप अगर जाएंगे तो हाईवे से एक रास्ता सीधा अंदर की तरफ जाता है, वहाँ खेत ज़्यादा है, मैं क्योंकि उस इलाके में मैं गया था तो उस जगह पर भी गया था, तो वो जो है वहाँ गए। दूसरी तरफ से डीएसपी माधो सिंह भी अपनी पार्टी लगा दी थी और पार्टी आगे बढ़ी तो गैंग के लोगों ने ज़मीन पर रह कर देखा कि गैंग के लोग, कुछ लोग दिखाई दे, रात वो लगे रहे और जब वो निकलने लगे गैंग के लोग तो पुलिस पार्टी ने फायरिंग आगे की तरफ बढ़कर उनको रोकना शुरू किया। तो उधर से गैंग, पुलिस ने भी फायरिंग की, उधर से गैंग ने भी। 11 लोगों का गैंग पूरी ताकत के साथ फायरिंग कर रहा था। उसमें 4 वो भी थे जो 4 पकड़ उनके पास थी, यानी 4 पकड़ लेकर वो आया था अपहरण करके लोगों के। दोनों तरफ से मुठभेड़ सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी थी। गैंग के साथ दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। दिन का समय था, आसपास हज़ारों लोग मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। यानी सुबह 10 बजे से शुरू हुई और हाईवे पर थी तो लोग जो भी सुनते आ रहे थे, पूरे इलाके से लोगों की भीड़ आ रही थी पूरा सुनते हुए। वो खामोशी के साथ खड़े हुए देख रहे थे, लगातार फायरिंग हो रही थी, हैवी फायरिंग हो रही थी। अब डाकुओं ने कोशिश की निकलते निकलते एक गड्ढे में पोजीशन ले ली और पुलिस के साथ आखिरी फायरिंग शुरू कर दी। सुबह से चल रही मुठभेड़ शाम के 5-7 बज चुके थे और उसके बाद अंधेरा छाने वाला था। ये पूरा का पूरा अब ये डर लगने लगा कि क्या करें। ये धीरे धीरे मोदी गब्बर को मारने का आखिरी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ कौन है जो आगे चलेगा, जो सीधा हमला करना जाएगा। मैं सीधा हमला करना जाना चाहता हूं, अगर कोई उनके साथ इच्छा से जाए तो। इस पर वो 11 सिपाही जो पुतली बाई के एनकाउंटर में शामिल थे, वो तुरंत गोरखा सिपाही थे, वो आगे निकल आए। मोदी गड्ढे की तरफ बढ़े और डाकों की तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन मोदी ने ग्रेनेड फेंक दिया, उस गड्ढे के अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया। कुछ डाकों के मरने से फायरिंग कम हुई, लेकिन जब भी पुलिस आगे बढ़ना शुरू करते थे एक डाकू की मार्क 3 गरज उठती थी। फिर मोदी के पास जो बचे हुए 2 हैंडगन थे उन्होंने गड्ढे फेंके और घायल डाकों पर लाइट मशीन गन से हमला कर दिया। कुछ देर में जब पुलिस पार्टी पहुंची तो ग्रेनेड से मारे गए डाकुओं के बीच में गब्बर सिंह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका निचला जबड़ा पूरी तरह ग्रेनेड से उड़ चुका था। कुछ ही देर में जब तलाशी पूरी हुई तो 11 डाकुओं का पूरा गैंग खत्म हो चुका था। एक भी इस गैंग का मेंबर नहीं बचा था, जबकि इस ऑपरेशन की 4 पकड़ में से 2 पकड़ भी गोलियों की जद में आकर दम तोड़ चुकी थी। जैसे ही गब्बर के मरने की खबर आई, 13 घंटे से खामोश खड़ी हुई हजारों की भीड़ ने एकदम नारे लगाने शुरू कर दिए, पुलिस की जिंदाबाद, मारा गया हरामजादा। इस तरह के नारों के साथ गब्बर की मौत की खुशी हुई, क्योंकि ये चंबल के सबसे खूंखार डाकू का अंत था, लेकिन सबसे आखिरी का डाकू नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगले दिन ये खुद पहुँचे वहाँ। जब इस बात को खबर के बाद पहुँच गए वहाँ उसके पास खुद। ये एक अखबार की कटिंग है, उस दिन नेहरू जी के जन्मदिन से पहले आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इस अखबार की हेडलाइन ये बनी थी। नेहरू जी का जन्मदिन नहीं, जो नोटोरियस नोज चोपर स्लेड गब्बर सिंह विद 11 हेड्स शॉट इन एनकाउंटर भोपाल नवंबर 13, ये उसकी खबर थी। और जब वहाँ मिस्टर मेहता जो कमिश्नर ग्वालियर डिवीज़न थे, उन्होंने मोदी से कहा कि तुम गैंग के इतने करीब चले गए थे, क्या पागल हो? तो एनीथिंग कुड बी, यू कुड हैव बी गोट किल्ड। उसने कहा कि सर मेरे पास ये आखिरी चांस था, क्योंकि इसके बाद शायद ही गब्बर इतने करीब मेरे साथ पहुंचता। तो रुस्तम जी ने कहा कि ये फाइन डिस्टिंक्शन होता है, पागल आदमी और साहस में बस थोड़ा ही अंतर रहता है। मैं एक आखिरी शब्द आपको बता देता हूँ कि द कॉन्स्पिक्यूअस करेज डिस्प्ले, इसमें जो इनाम था उसमें 5000 का इनाम रामचरण को दिया गया। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है डिक्लेयर्ड रिवार्ड 20,000 गब्बर सिंह पर मध्य प्रदेश का था। उसके अलावा 300 पुलिस वालों में जो बटा 5000 के अलावा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 20,000 का इनाम था और 10,000 का राजस्थान पुलिस की तरह से। कुल मिलाकर यही वो 50,000 का इनाम था जो आप शोले में जब वो पूछता है रे साहबा कितना इनाम हम पर रखे हैं। तो ये कहानी आपने सुनी, ये गब्बर की कहानी थी। मैं गब्बर की उन तमाम जगहों पर घूमा। मुझे आज भी दुख है कि मैं फिरे लाल को देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी तलाश पूरी हुई, लेकिन फिरे लाल 90-60 साल तक उस दुख को झेलते रहे। और बहुत सारे लोगों का क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनके परिवार वालों को, अच्छे खासे परिवार वालों को इन लोगों ने, डाकू ने उजाड़ दिया था। क्योंकि किसी भी डाकू की कहानी कोई ग्लैमर की कहानी नहीं होती और हमको उसकी तारीफ़ नहीं करनी होती। ठीक है, फिर हम आगे फिर बात करते हैं। नमस्कार।